हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है पूर्व वैदिक काल। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने जाना था कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि पुरातात्विक स्रोतों से बुगाचकोई अभिलेख और साहित्यिक स्रोतों से वेद प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्राचीन वेद में ऋग्वेद है और उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद है। इसके पृष्ठभूमि और उसके जो परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं वेद से, हमने उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग पूर्व वैदिक काल के पृष्ठभूमि और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। किसी भी कोई भी सभ्यता हो, अगर उसमें चार जीवन उसमें मुख्य होते हैं: राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो चार जीवन में आज हमारा जो चर्चा है राजनीतिक जीवन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये चार जीवन ऐसे हैं, ये इनके बारे में हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं तो हम लोग विस्तार से पूरे उस सभ्यता को हम लोग जान सकते हैं कि इनका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी। और उसमें सांस्कृतिक भी एक स्थिति आती है, सांस्कृतिक जीवन जिसको हम लोग कहते हैं। तो आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक है राजनीतिक जीवन। आज हम लोग इसका राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उस समय यो वैदिक काल जो था, उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। लोकतंत्र, जो आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, हर जगह राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आजकल भारत में लागू है, तो उस समय भी राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा था उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हिमालय विंध्याचल पर्वत क्षेत्र पर कब्जा तथा नाम मध्य देश रखा गया। यानी कि जब हिमालय और विंध्याचल पर्वत क्षेत्रों पर उन्होंने जब कब्जा किया पूर्व वैदिक काल के लोगों ने, तो उस पर उसका नाम उन लोगों ने मध्य देश रखा। और दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि इनका जो जीवन रहा है वो खाना बदोश और कबीलाई जीवन था इनका, और अपना कबीले की तरफ से एक जगह से दूसरे जगह ये लोग निवास करते थे और अपना ग्रुप बना के ये लोग रहते थे। इनके ग्रुप में जनों और कबीलों में विभाजन हुआ था। यानी इनका जो ये लोग जो होते थे, जो पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे, इनको दो भाग में बांटा गया था, जन और कबीले। जनों और कबीले में इनका विभाजन किया गया था। और इनकी जो शासन की इकाई जो थी उसे ग्राम, विश और जन शासन की इकाई माना गया है। यानी इनके शासन करने वाले जो इकाई थे उस पर ग्राम, विश और जन, जैसे मुख्य होता है ना, मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, नगर परिषद, उसी तरह उस समय ग्राम, विश और जन शासन की इकाई उस समय मुख्य थी। शासकीय पदाधिकारी, शासन करने वाले जो पदाधिकारी होते थे उसमें सेनापति थे, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श और दूत। ये 6 प्रकार के जो पदाधिकारी थे जिन्हें शासकीय पदाधिकारी कहा जाता था, जो ये जनता पर शासन चलाते थे और अपना साम्राज्य को सुरक्षित रखते थे। न्याय व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण इसमें नहीं मिला है, लेकिन न्याय व्यवस्था के जो अधिकारी होते थे ये राजा तथा पुरोहित थे तथा न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय न्याय व्यवस्था का प्रमाण उतना नहीं है। न्याय जो होते थे लोगों में ही पंचायत वगैरह करके न्याय कर दिया जाता था, लेकिन कहीं कहीं से इतिहासकार जो है इसका प्रमाण देते हैं कि न्याय व्यवस्था जो होते थे वो राजा तथा पुरोहित जो थे, वर्ग के जो लोग थे, वो लोग इसका न्याय करते थे। और न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। प्रश्न विनायक से तात्पर्य है कि जैसे न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश जो उसमें होते हैं, तो उस आजकल हम लोग न्यायाधीश बोलते हैं, और उस समय प्रश्न विनायक प्राचीन में उसे कहा जाता था। और भूमि का स्वामी जो था वो जनता में निहित था। कहने का इसमें तात्पर्य है कि जैसे हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे कि पढ़ना हम लोग का है कि जैसे एक राजा होता था, सुल्तान होता था, और सुल्तान जो होता था, सुल्तान के एरिया में जितने भी जमीनें पड़ते थे, जितनी भी जमीन जीती जाती थी, उस जमीन पे कब्जा सुल्तान का होता था, शासक जो होता था उसका होता था। और वहाँ के जो लोग होते थे, जनता होते थे, उसमें अपना जाकर उसमें काम किया करते थे और उनको उसमें से कर भी देना पड़ता था। 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/7 हम लोग को आगे पढ़ना है। जो दिल्ली सल्तनत है, जो मुगल वंश से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो उस समय क्या था कि राजा का जो जमीन जो होता था राजा के पक्ष में होता था, और उसमें वो लोग क्या करते थे, अपना काम किया करते थे। लेकिन इसमें जो था, भूमि का जो स्वामी था वो राजा नहीं होता था, बल्कि जनता ही होती थी। और उसमें से जो कर बनते थे, यानी जो टैक्स होते थे, टैक्स का ही पूरा प्रमाण नहीं है, जितना लोगों से जितना टैक्स बन पाता था उतना टैक्स वो लोग राजा को समर्पित करते थे। और आजकल जो जीएसटी वगैरह होता है, गुड सर्विस टैक्स है, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उस समय वो टैक्स जो था उसको बलि का नाम दिया जाता था। उस समय उसको बलि कहा जाता था। गांव के समूह को विश, यानी गांव का जो ग्रुप होता था उसको विश कहा जाता था, और विश के समूह को जन कहा जाता था।
यानी जो गांव के समूह जो होते थे उसको विष के नाम से पुकारा जाता था और विष के समूह को जन कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 4 प्रमुख अधिकारी थे। जैसे कोई भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो दायित्व होता है वो एक राजा से चलाया नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या होता है कि उसका जो भार होता है वो अलग अलग पदाधिकारियों पर सौंपा जाता है ताकि सारे काम वो लोग करके दें और उसका जो निवारण हो उसको सरकार द्वारा उसे पूर्ण किया जाता है। तो शासन व्यवस्था अकेले चलाना आसान नहीं है, शासन व्यवस्था को बांट कर चलाया जाता है। तो उस समय राजा की सहायता के लिए 4 प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसमें समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 सदस्य थे जो प्रमुख सदस्य थे, जो अधिकारी थे। जिसमें समिति का काम जो था वो आम सभा यानी गांव के लोग जो होते थे उनको जैसे कोई भी चीज को बैठकर बात किया जाता था, एक पंचायत की जाते थे और आम सभा के रूप में समिति का गठन किया जाता था। और वो जो आम सभा होते थे गांव के ही जनता लोग होते थे उसमें। और जो सभाएं जो होती है, सभा जो थी वो कुलीनों की संख्या, कुलीन वर्ग यानी कि पढ़े लिखे वो लोग, पढ़े लिखे जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें कुलीन बोले जाते थे। इन लोगों को भी उसमें शामिल रखा जाता था ताकि अपने उच्च विचार से राजा को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और उस पर विचार विमर्श किया जाता था। विदत, विदत में हम लोग देखेंगे कि इसमें उपज और लूट बांटना है। लूट को बांटना यानी जो उपज होते थे उसको बांटा जाता था। लूट जो जैसे जो युद्ध हुआ करते थे उसमें जो सामग्रियां प्राप्त होती थी, जो सामान प्राप्त होते थे उसको बांट दिया जाता था। उसको बांटने का काम जो होता था वो विदत के हाथों में होता था और इसके अधिकारी जो विदत ही होते थे। गण, गण जो होते थे वो कुलीनों की सभा, यानी हम लोग यहाँ पर सभा में देखें कि कुलीनों की संख्या को सभा कहते थे। और गण जो होते थे वो कुलीनों का सभा, यानी कुलीन जब पूरे कुलीन जब एकजुट होते थे, उनके जब ग्रुप बनते थे उससे गण कहा जाता था। इसमें एक और बात प्रमुख होती है जिसमें समिति जो है और समिति और जो विदत है, इसमें प्रमुख रूप से महिलाओं का भागीदारी सबसे ज्यादा थी। इसमें महिलाएं भी अपना भाग लेती थी। समिति तथा सभा, ये दोनों समिति और सभा के लिए राजा जो थे, राजा के लिए ये 2 समिति और सभा जो अधिकारी थे ये सबसे मुख्य थे। इन्हीं के अनुसार सब जितने भी वर्ग होते थे, जो शासन अधिकार जो राजा के द्वारा जो होता था वो समिति और सभा के अनुरूप ही किया जाता था। अधिकारी को रत्नीन कहलाते थे, यानी कि जो अधिकारी होते थे उसको रत्नीन नाम से पुकारा, माने रत्नीन नाम उनका दिया गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना आगे कि अकबर के 9 रत्न जो थे उसमें बीरबल थे, तो इसमें जो अधिकारी थे उसे रत्नीन कहा जाता था। जो प्रमुख अधिकारी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। कर के रूप में बलि का प्रयोग, हमने बताया यहाँ पे कर के रूप में जो बलि का प्रयोग किया जाता था। जो आजकल टैक्स जो होते हैं उस समय उसका नाम उस समय प्राचीन वैदिक काल में बलि का नाम से पुकारा जाता था। और वहाँ उस समय कुछ प्रमुख नदियाँ थीं, जो नदियाँ आज हमारे पास, जो नदियाँ आज भी हैं जिसका सिर्फ नाम बदल गया है। उस समय जो नदी थे उस समय उनके नाम जो थे वो पुरुषनी नदी जो है उसे रावी नदी हम लोग आज कहते हैं। विपाशा यानी उसे व्यास नदी, सतुद्री यानी कि सतलज नदी, सदानिगा यानी गंडक नदी, दृश्यतीर्थी जो सबसे इंपोर्टेंट है, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, तो दृश्यतीर्थी सरस्वती नदी को कहा जाता है। सरस्वती नदी या घग्गर नदी। आश्विनी जो है उसे चिनाब नदी। ये प्रमुख नदियां जो थी जो उस समय इस प्रमुख नामों से बुलाई जाती थी, पुकारी जाती थी और नदियों के नाम प्रमुख थे, लेकिन आज उसका नाम कुछ ये रखा गया है जो प्रमुख है, जो आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये हमारा आज राजनीतिक काल के बारे में हम लोग जाना, और इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए और थैंक यू।